गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज अपन स्टॉक डेटर्स मेथड ब्रांच अकाउंट की जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट आपको लगता है उसे आज हम लेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था आपको कि स्टॉक डेटर मेथड कहाँ यूज़ होती है बेटा, जहाँ पर एरिया ऑफ जो बिज़नेस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। हम लार्ज साइज़ ऑफ बिज़नेस करते हैं, हमारा टर्नओवर बहुत बड़ा होता है, हम बहुत ही स्पेसिफिक माइन्यूट एनालिसिस करना चाहते हैं अपने ब्रांच का, तब हम इस तरह ये वाली मेथड अडॉप्ट करते हैं। या फिर हमारा हेड ऑफिस अपने ब्रांच पे बहुत हाई डिग्री ऑफ कंट्रोलिंग करना चाहता है, तब ये मेथड रखी जाती है। देखिए हम इस मेथड में भी हमारा टास्क वही है, हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। ठीक है, लेकिन इस वाली मेथड में जैसे मैंने आपको कहा कि भाई माइन्यूट एनालिसिस है, तो हम एक अकेला ब्रांच अकाउंट ना बना करके वी हैव टू मेंटेन सो मेनी अकाउंट्स, सो मेनी डिफरेंट अकाउंट्स वी हैव टू मेंटेन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू मेंटेन ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट बेटा मेंटेन करने के जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि यदि आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता है तो आप वो भी इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, टू फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक। और यदि क्लोजिंग स्टॉक पता है तो जो बैलेंस आता है उस बैलेंस को हम एज अ ग्रॉस प्रॉफिट ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रांच स्टॉक अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। तो भाई ट्रेडिंग का जो आंसर है या ट्रेडिंग का जो बैलेंसिंग अमाउंट है, दैट बैलेंसिंग अमाउंट इज नोन एज अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर भी यदि हम आपको कह रहे हैं कि आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, मतलब ओपनिंग स्टॉक, उसी के नीचे जो आपको गुड सप्लाई हुआ है हेड ऑफिस से, है ना। और क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं ट्रेडिंग में, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर भी हम सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। मतलब जिन जिन रीज़न से हमारा स्टॉक कम हुआ है वो सब क्रेडिट में, और जिन जिन रीज़न से हमारा स्टॉक बढ़ा है वो सब डेबिट में। तो ऑब्वियसली यदि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस नहीं है और इस स्टॉक का कोई, इस अकाउंट का कोई बैलेंस आता है, तो दैट अमाउंट इज नोन एज अ क्लोजिंग स्टॉक। एंड इफ सपोज क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन द बैलेंसिंग अमाउंट इज ट्रीटेड एज अ ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब वो कहाँ जाएगा, फिर नेट प्रॉफिट निकालने के काम आएगा। क्लियर है? सो दिस इज द ऑब्जेक्ट टू मेक अ ब्रांच स्टॉक अकाउंट। उसी के नीचे मैंने क्या लिखा है, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर जो है वो हेड ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। वाई? बिकॉज हेड ऑफिस को मेंटेन करना है कि उसने एक पर्टिकुलर ब्रांच को कितना सामान बेचा है ना। तो ये इसका जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो हेड ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, इसलिए हम इस अकाउंट को सेपरेटली बनाते हैं, सो दैट हेड ऑफिस को पता चल जाए कि उसने एक पर्टिकुलर ब्रांच को कितना गुड्स सेंड किया है। राइट? द थर्ड अकाउंट अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इज ब्रांच स्टॉक रिजर्व। ये मैंने बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखा और इसी सीक्वेंस में हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि स्टॉक रिजर्व जो है वो हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग, जनरली क्या होता है कि हम इसमें इनवॉइस पे गुड्स को रिसीव करते हैं। वी आर रिसीविंग फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, ब्रांच इज रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। तो उसको मैंने आपको, जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब भी हम कोई इनवॉइस प्राइस पे स्टॉक को रिसीव करते हैं तो देन वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द प्रॉफिट अमाउंट, एंड दिस प्रॉफिट अमाउंट इज नोन एज अ स्टॉक रिजर्व ऑल्सो। तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट में ऑब्वियसली हमारा क्या आएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग के प्रॉफिट अमाउंट का डिफरेंस, और वो जो डिफरेंस है वो कहाँ चला जाता है, हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, देन डेटर्स अकाउंट, ऑब्वियसली इफ सपोज वन अमाउंट इज मिसिंग related to debtors, suppose opening debtors is missing, closing debtors is missing, something is missing, तो हमको we have to maintain the debtors account also to find out the missing amount. Okay, so this is optional, this is not compulsory कि आपको हमेशा डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। यदि आपको लग रहा है कि क्लोजिंग डेटर्स नहीं गिवन है, या आपको लग रहा है ओपनिंग डेटर्स गिवन नहीं है, या कोई एक ऐसा अमाउंट जो डेटर्स अकाउंट से फाइंड आउट किया जा सकता है, देन ओनली वी हैव टू मेंटेन द डेटर्स अकाउंट, अदरवाइज वी विल नॉट मेंटेन दिस अकाउंट, दिस इज ऑप्शनल। नेक्स्ट इज ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। वी नो वेरी वेल कि हेड ऑफिस सेंड कैश टू पर्टिकुलर ब्रांच फॉर देयर ओन एक्सपेंसेस। तो क्या होता है, इस केस में जो हम एक्सपेंसेस अभी तक ब्रांच में एंटर कर रहे थे, ब्रांच अकाउंट में एंटर कर रहे थे, उसके लिए हमने अलग से एक अकाउंट बना लिया। मतलब सो दैट कि हेड ऑफिस को ये भी पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में कितना गुड सेंड किया, इस पर्टिकुलर ब्रांच में कितने एक्सपेंसेस के लिए मैंने कैश भेजा। ईच एंड एवरीथिंग का माइन्यूट एनालिसिस है, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कर वही चीज़ रहे लेकिन अलग अलग अकाउंट बना के।
तो हम ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनाते हैं, उसमें हम सारे एक्सपेंसेस ट्रांसफ़र करते हैं जो कि ब्रांच में इंकर्ड होते हैं या ब्रांच जिसको पे करता है, और इनके सारे के बैलेंसेस को हम एक पर्टिकुलर अकाउंट में डाल देते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ट्रांसफ़र टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसका भी बैलेंस, इसका तो खैर बैलेंस निकलता नहीं है, बाकी यदि इसका जो बैलेंस है वो भी ब्रांच एडजस्टमेंट में ही जाता है, ठीक है। देन ब्रांच एक्सपेंसेस के बाद में आता है हमारा मेन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। यही वो अकाउंट है जो ब्रांच का प्रॉफिट निकाल के बताएगा, टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच थ्रू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, तो यहाँ तक यदि हमने निकाल लिया था तो दिस इज ओनली जीपी, बट फ्रॉम दिस अकाउंट वी विल गेट द एनपी और नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। क्लियर है? अभी तक हम क्या कर रहे थे बेटा, ये सारी चीज़ें हम एक ही अकाउंट में बना रहे थे जिसको हम कहते थे ब्रांच अकाउंट। बस डेटर्स हम तब भी अलग से बनाते हैं, पर हम ये बाकी के 5 अकाउंट जो है वो डेटर्स अकाउंट में ही बनाते आ रहे हैं। लेकिन अब हमें, चूँकि हम किस तरफ जा रहे हैं, माइन्यूट एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमें एक पर्टिकुलर हेड जो है उसका हमें अलग अलग अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके लिए, तो देखिए मैंने ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये मैंने स्टॉक अकाउंट का फॉर्मेट रेडी रखा है, मैंने गुड्स सप्लाई टू ब्रांच का फॉर्मेट रेडी रखा है, स्टॉक रिजर्व उसी के नीचे है। इसी सीक्वेंस में मैंने आपको बताया, डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट इज़ रेडी, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट फॉर्मेट इज़ रेडी एंड ब्रांच एडजस्टमेंट, जहाँ से क्या पता चलेगा, फाइनल नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। ईच एंड एवरी फॉर्मेट इज़ रेडी, जस्ट वी हैव टू फिल द एंट्रीज। लेकिन उसके लिए पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट तो हम कर चुके हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे। सो हेड ऑफिस, मैंने उसका माइन्यूट नहीं लिखा है बेटा कि वेयर इज़ द हेड ऑफिस, वेयर इज़ द ब्रांच। द बेसिक थिंग इज़ हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है, एट सेलिंग प्राइस और वी कैन से इनवॉइस प्राइस। तो क्या है मतलब उसका वो क्या है, हमारे हेड ऑफिस का टारगेट क्या है कि कॉस्ट प्लस 25% ऑन कॉस्ट, इतना वो ऐड कर लेता है। सपोज 100 रुपीज़ का कोई गुड्स है तो उस पर उसने 25 रुपीज़ का उसने ऑन कॉस्ट बोला है, तो यानी 25 रुपीज़ का उसने प्रॉफिट ऐड किया और उसने उन गुड्स को कितने में सप्लाई किया ब्रांच को, 125 रुपये। क्लियर? और क्या क्या इसमें गिवन है इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग स्टॉक गिवन 4000, डेटर्स ओपनिंग बैलेंस इज गिवन, गुड्स सप्लाइड ऑन इनवॉइस टू ब्रांच इज 19000, रेंट रेट्स इज 900 एंड वेजेस, ये रेंट इज अ एक्सपेंस, वेजेस इज अ एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। अच्छा, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस लिखा है तो वो सोचते हैं ब्रांच अकाउंट में लेना है कि नहीं लेना है। भाई आप एक बात ध्यान रखिए, ब्रांच इज रिसीविंग कैश फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर, ब्रांच अपने खुद के एक्सपेंसेस के लिए हेड ऑफिस से ही तो कैश रिसीव कर रहा है, तो ऐसा लिखा भी है, तो है तो उस पर्टिकुलर ब्रांच का खर्चा, जिस ब्रांच का आप नेट प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं, तो इसको आप बिल्कुल लेंगे चाहे ये लिखा हो पेड बाय हेड ऑफिस। वैसे तो इनडायरेक्टली सारे एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस ही है, क्योंकि हेड ऑफिस ने आपको कैश भेजा एक्सपेंसेस पे करने के लिए। ओके, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस ये तीनों कौन सी कैटेगरी में आ गए बेटा, हमारे एक्सपेंसेस की कैटेगरी में। अभी इनको कर्ली ब्रैकेट लगा दे रही हूँ ताकि आपको बाद में जब एक्सपेंसेस अकाउंट पर्टिकुलरली बनेगा तब हम देखेंगे कि ये तीनों चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, एक्सपेंसेस में। Then cash sales is given, cash received from debtors is also given, goods received by branch is also given, sorry goods returned by branch। अब देखिए ये प्रॉब्लम करेगा, यहाँ पर रिसीव था फ्रॉम हेड ऑफिस 19,000 रिसीव बाय ब्रांच और यहाँ पर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है, तो ये हमारे क्या करेगा, गुड्स सप्लाई को रिफेक्ट करेगा, क्योंकि अब इसके हिसाब से 19,000 यहाँ तक की यदि इन्फॉर्मेशन देखें तो 19,000 तक का स्टॉक जो है वो गुड सप्लाई हुआ है टू अ पर्टिकुलर ब्रांच। लेकिन यदि 1,000 का गुड्स रिटर्न हो गया है फ्रॉम ब्रांच, इसका क्या मतलब हुआ, 19 + 1 - 1,000, 18,000 ही एक्चुअली सप्लाई हुआ ना। यदि आपने किसी को 19,000 का गुड सप्लाई किया और उसने 1,000 का आपको रिटर्न कर दिया, तो आप क्या कहेंगे कि मैंने 18,000 का गुड सप्लाई किया है, 19 का नहीं। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में क्रेडिट सेल्स भी गिवन है, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर भी गिवन है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर इज ऑल्सो गिवन एंड गुड्स स्पॉइल्ड इज गिवन। बस दैट्स इट। अब हमारे पास में नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक, नो इन्फॉर्मेशन फॉर द क्लोजिंग डेटर्स ऑल्सो। तो इन दोनों के क्लोजिंग जो है वो क्वेश्चन में मिसिंग है।
अब यदि आपको इसके पहले जो बताया कि यदि क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है तो क्लोजिंग स्टॉक वी कैन ईजिली फाइंड आउट थ्रू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। क्लोजिंग डेटर्स मिसिंग है तो क्लोजिंग डेटर्स वी कैन ईजिली फाइंड आउट थ्रू डेटर्स अकाउंट, राइट। मतलब ये दो अकाउंट तो बनाने ही बनाने हैं, प्लस क्या बनाना है हमको, तो हम बनाते चलते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले ले रहे हैं कौन सा अकाउंट बेटा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक। पर्टिकुलर अमाउंट। अब स्टॉक से रिलेटेड देखिए, सबसे पहले तो आएगा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। और ओपनिंग स्टॉक हम सबसे पहले लिख लें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000 ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद में देखिए गुड सप्लाई टू ब्रांच 19000। ऑब्वियसली ये आपके स्टॉक को इफेक्ट कर रहा है, आपका स्टॉक बढ़ गया ड्यू टू गुड सप्लाई, तो गुड सप्लाई फ्रॉम हेड ऑफिस 19000, क्लियर। और आपका इसमें क्या इफेक्ट डाल सकता है, देखिए ये एक और इन्फॉर्मेशन नीचे दी थी, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। यदि कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया तो ऑब्वियसली वो आपके स्टॉक में आ गया, तो ये भी आपके स्टॉक को बढ़ा रहा है। देखिए जो जो चीज़ों से हमारा स्टॉक बढ़ रहा है, ओपनिंग स्टॉक, ये स्टॉक पहले से था सेल करने के लिए, ये 19000 का हेड ऑफिस ने भेज दिया, और एक हमारे पास गुड्स आ गया है, कहाँ से, रिटर्न बाय कस्टमर। इतना गुड्स है हमारे पास सेल करने के लिए। हम इसको कैसे बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की तरह। मैंने आपको क्या बोला था, इसको कैसे बनाना है, ऐसे लिखना नहीं है आपको, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, यहाँ पर परचेज, हम बाहर से तो परचेज करते नहीं, हमारे लिए यहाँ परचेज क्या है, जो भी हेड ऑफिस ने हमको भेजा वो हमारा परचेज है, और जो रिटर्न आ गया वो भी हमारा स्टॉक ही हुआ। तो इतना सिर्फ हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखते थे, सेल्स, वेरी गुड। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हमारा सेल्स। अब हम दोनों मोड का सेल्स लिखेंगे बेटा, यहाँ पर हम क्रेडिट सेल्स भी लिखेंगे, यहाँ पर हम कैश सेल्स भी लिखेंगे। क्वेश्चन में देखिए कहाँ है हमारा कैश सेल, ये रहा, कैश सेल है हमारा 17400, कैश सेल है हमारा 17400, और हमारा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, क्रेडिट सेल है हमारा 3600, ठीक है। इनका टोटल हमने लगा लिया तो ये आ गया 21,000, 6 और 4 0, 1 और 2, ठीक। ये हमारा कहाँ से आ गया, सिर्फ सेल्स। अब सेल्स के नीचे हम क्या लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक। क्या दिया है, नहीं दिया, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन दी है उसने, और वो कह रहा है कि ब्रांच ने भी कुछ गुड्स रिटर्न किया था। ये देखिए, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, तो जो ब्रांच ने रिटर्न कर दिया अब वो उसके स्टॉक में अवेलेबल है क्या, नहीं। तो ये जैसे हम सेल्स क्या है, अब स्टॉक हमारे पास अवेलेबल नहीं, किसी थर्ड पार्टी को चला गया, कस्टमर के पास चला गया, और ये भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हेड ऑफिस को वापस चला गया। कितना है अमाउंट, 1000। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे गुड सप्लाई, और यदि कंफ्यूजन हो रहा हो सप्लाई में तो आप यू कैन यूज द वर्ड रिटर्न, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच 1000 का गुड्स हमने रिटर्न कर दिया। और देखिए एकदम लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन थी, गुड्स हमारा स्पॉइल्ड हो गया। अब जो स्पॉइल्ड हो गया तो वो तो वेस्ट हो गया, तो सेल तो करने लायक है नहीं, और ना ही हम उसको ये कह सकते हैं कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है अगली बार ओपनिंग स्टॉक बनेगा और वो सेल के लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये सेल के लिए अवेलेबल भी नहीं है, और इससे हमारा स्टॉक की क्वांटिटी ज़रूर इफेक्ट कर गई, तो इससे हमारी स्टॉक की क्वांटिटी क्या हो गई, कम। तो ये भी क्रेडिट में ही आएगा। क्या लिखेंगे हम, गुड्स स्पॉइल्ड 50, ठीक। अब देखिए जितना बैलेंस था, जितना गुड्स रिसीव हुआ, जितना गुड्स कस्टमर को बेचने के बाद क्योंकि बेचा तो यहाँ लिख दिया था लेकिन वापस आ गया तो यहाँ लिखना पड़ा। फिर कैश और क्रेडिट सेल दोनों लिख दिया, क्योंकि सेल्स तो यहाँ लिखते ही हैं,
और हम क्या लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन यहाँ पर हमारा कुछ हमने माल रिटर्न किया हेड ऑफिस को, वो लिख दिया, और कुछ हमारा स्पॉइल्ड हो गया, वो लिख दिया। अब हमें क्या निकालने की ज़रूरत है, हमें निकालने की ज़रूरत है इसका बैलेंस। तो 19 + 4 ये हो गया 23,100, और ये हो गया है 23,100 में से, एक मिनट बेटा इसको निकाल लूँ मैं अमाउंट। ये आपका आ रहा है अमाउंट जिसको हम क्या ट्रीट करेंगे, एज अ क्लोजिंग स्टॉक। देखिए ये जो मैं रेड से अंडरलाइन कर रही हूँ ना, ये आपको ऐसे लिखना नहीं है क्लोजिंग स्टॉक, ये सिर्फ आपको समझ में आए इसलिए लिख रही हूँ, ठीक है। और ये मेरा जो अमाउंट है ये आया है मेरा 1050। मतलब क्वेश्चन में जो एक अमाउंट मिसिंग था क्लोजिंग, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक। अब हम आते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट अकाउंट क्या है बेटा, अब हमारा नेक्स्ट अकाउंट है, इसमें गुड सप्लाई टू ब्रांच। ये तो बहुत ही इजी है। गुड सप्लाई टू ब्रांच में हमें सिर्फ ये देखना है कि ब्रांच ने क्या क्या सप्लाई किया है, ठीक। अब ब्रांच ने क्या क्या सप्लाई किया है, इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये गुड्स रिसीव हुआ था हेड ऑफिस से 19,000 का, और हमने गुड्स रिटर्न किया है 1,000 का हेड ऑफिस को। बस गुड सप्लाई में तो इतना ही हुआ है। तो यहाँ पर हमने गुड सप्लाई लिखा है 19,000, किस अकाउंट में लिखा है, स्टॉक में, ब्रांच स्टॉक। किधर लिखा है, डेबिट में। तो ऑब्वियसली इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ आएगा, क्या लिखेंगे, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 19,000। अब देखिए यहाँ पर फिर गुड सप्लाई है कहाँ, क्रेडिट में, तो इसका सेकेंड इफेक्ट टू गुड्स रिटर्न, सॉरी ये भी कहाँ से आ रहा है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट से 1,000, ठीक। अब 19 रिसीव हुआ था, 1,000 क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो बैलेंसिंग अमाउंट इज 18,000। किस पे है ये गुड्स किस पे है बेटा, ये है इनवॉइस पे। तो इसमें से क्या अलग करना पड़ेगा हमको अलग करने की ज़रूरत है प्रॉफिट में। यहीं पर ही छोटा सा कैलकुलेशन कर दे रही हूँ, 18 × 25/125। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ये समझने में कि ये कैसे आया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, कॉस्ट प्लस 25% ऑन कॉस्ट, राइट। सपोज योर कॉस्ट इज 100, उस पर कितना प्रॉफिट ऐड हुआ, 25, देन योर सेल प्राइस इज 125, ठीक है। When sales price is 125, then profit is 25. 125 पे प्रॉफिट कितना है, 25. When sale price is 18,000, तो इसका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इस तरह से हम निकाल लेंगे हमारा प्रॉफिट का अमाउंट। क्लियर है। अब हम यहाँ पर सिंपली इसको सॉल्व कर लें। दिस इज़ 1/5, 5 3 15, और फिर बचा हमारा कितना आया ये अमाउंट, 3600। सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया, दिस इज 3600। और ये क्या है, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ब्रांच, ये जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में 3600। अब हम देख लेते हैं कितना बैलेंस बच रहा है। यहाँ का तो आएगा 19,000 टोटल, ठीक। यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, 19,000 आ रहा है। और 19 में से यदि मैं 4600 को अलग करती हूँ, 46 ना, तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, ये हमारा दिखेगा ट्रेडिंग अकाउंट में। किसके ट्रेडिंग में दिखेगा ये अमाउंट, ये अमाउंट दिखेगा हमारे किसके, हेड ऑफिस के ट्रेडिंग में, ठीक। ये भी क्लियर है। गुड सप्लाई में क्या किया, जितना सप्लाई हुआ था उसमें से जितना गुड्स रिटर्न किया है ब्रांच ने वो लिख दिया।
इन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट था उसमें से हमने प्रॉफिट का अमाउंट अलग कर दिया। तो एक्चुअली कितने रुपए का सप्लाई था, इतने रुपए का गुड्स सप्लाई था थ्रू हेड ऑफिस टू ब्रांच, और ये कहाँ जाएगा, हेड ऑफिस के ट्रेडिंग में। क्लियर है, गुड सप्लाई टू ब्रांच। नाउ नेक्स्ट इज स्टॉक रिजर्व। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हमारी इनवॉइस पे दिख रही थी। कौन कौन सी चीज़ें दिख रही थी बेटा, ये 4000 इनवॉइस पे है, ये ओपनिंग स्टॉक है, और ये जो निकला ये भी ऑब्वियसली जब ये इनवॉइस पे चल रहा था तो ये भी इनवॉइस पे ही निकला होगा। तो ये दोनों किस पे है, इनवॉइस पे, जिसमें क्या ऐड है बेटा, हमारा प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को हमें अलग करना है। ठीक, यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है सेकेंड पार्ट तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, तभी आपको ये क्लियर होगा। उसमें पूरा एक एग्जाम्पल से समझाया कि यदि हम इनवॉइस में से प्रॉफिट अलग नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपने ब्रांच का प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, अब स्टॉक रिजर्व में दो चीज़ देखिए, यहाँ तो हमने ऑलरेडी ये प्रॉफिट अलग कर लिया है, 18,000 का बैलेंस था, प्रॉफिट किधर अलग किया, इधर, तो बचा हुआ हमारा क्या है, कॉस्ट पे है। ठीक है, अब ऊपर वाले अकाउंट से अलग करना है तो इनकी रिवर्स एंट्री होती है। यदि यहाँ हमने लिखा है इनवॉइस पे तो उसका प्रॉफिट इधर लिखते हैं, राइट, और यहाँ यदि हमने लिखा है कोई चीज़ उसका प्रॉफिट हम इधर लिखेंगे ताकि वो सब्सट्रैक्ट हो। ठीक, तो अब हम देखेंगे हमारा स्टॉक रिजर्व, जिसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारा कि पहले तो हम बैलेंस लिख लें कितना है हमारा, है ना। तो हमारा जो ये बैलेंस है इसको हमको पहले निकालना पड़ेगा बेटा। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था, 4000, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 1050। ठीक है, तो 4000 में हमारा कितना प्रॉफिट एडेड है, इतना, इसमें भी इतना, इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 ज़ा 210, 5 ज़ा 800। ये किस में एडेड है, ओपनिंग स्टॉक में। ये किस में एडेड था, क्लोजिंग स्टॉक में। ठीक है, तो इसका बैलेंस कहाँ आएगा, इधर, क्योंकि ओपनिंग लिखते कहाँ है, डेबिट में, तो उसका प्रॉफिट कहाँ आएगा, इधर। तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, बाय 800, और ये 800 फिर कहाँ चला जाएगा, इमीडिएटली ये चला जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में 800। फिर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में, तो उसका प्रॉफिट कहाँ अलग होगा, डेबिट में, तो यहाँ आएगा बाय बैलेंस कितना, 210। ये भी कहाँ इमीडिएट शिफ्ट हो जाएगा, आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। बस, इसका कोई भी बैलेंस नहीं आता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, 1010 इसका क्या आ गया, टोटल आ गया। ये तीनों अकाउंट रेडी हो गए। अब जो हम अकाउंट बनाएंगे इसके बाद में वो बहुत ही इजी है। डेटर्स अकाउंट आप सबको पता है बहुत अच्छे से कैसे बनाते हैं, आपका फॉर्मेट भी देख चुके हैं, फटाफट उठाएंगे हम। ओपनिंग डेटर्स, एसेट है, एसेट शोज डेबिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 का अमाउंट है। फिर ड्यू टू क्रेडिट सेल वी इंक्रीज द डेटर्स अमाउंट, सो क्रेडिट सेल्स वी हैव 3600, so to credit sales how much, 3600। ठीक है, इसमें डिसऑनर वाली कोई बात ही नहीं थी, इसलिए इसका कोई टेंशन ही नहीं। अब किस किस रीज़न से हमारे डेटर्स कम हुए, तो सबसे पहला रीज़न होता है कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 5000। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 5000, और हमने कोई डिस्काउंट दिया है, कोई बेड डेट्स दिया है, जिससे कारण हमारे येस डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स 200, सो वी हैव गिवन द डिस्काउंट ऑल्सो। ड्यू टू डिस्काउंट हमारा जो डेटर से मिलने वाला अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है। कोई बेड डेट्स थे क्वेश्चन में, नहीं, मुझे कहीं कोई बेड डेट्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, कोई प्रोविज़न है, नो प्रोविज़न, बस तो फिर काम ख़त्म हो गया हमारा। बस एक चीज़ छूट गई, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 100। अब जब उसने गुड्स से रिटर्न कर दिया तो वो कहाँ से बचा है, डेटर्स, तो यहाँ पर हमने लिख दिया गुड्स
रिटर्न बाय कस्टमर 100। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये हमारा 5000 है, यहाँ भी 5, यहाँ 600 था, उसमें से ये 3 का हो गया, तो 300 का क्या हमारा बैलेंस है। जिसको ना समझ में आया प्लीज़ टोटल कर लें। ठीक है, 300 का क्या है ये, दिस इज़ योर बैलेंसिंग अमाउंट। अब ये बैलेंसिंग अमाउंट है, मतलब ये क्या है आपके, दिस इज़ योर क्लोजिंग डेटर्स बेटा। यही फाइंड आउट करने के लिए डेटर्स अकाउंट बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज योर ब्रांच एक्सपेंसेस। अब ध्यान से देखिए, मैंने एक्सपेंसेस के लिए ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट लगा है। वी हैव 3 एक्सपेंसेस, रेंट, वेजेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस, राइट। हम इसको क्या करेंगे, फटाफट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे बेटा यहाँ पर टू कैश अकाउंट। आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख दें रेंट का अमाउंट। कितना है बेटा रेंट का अमाउंट, देखेंगे हम, रेंट का अमाउंट है हमारा 900, सेकेंड अमाउंट है हमारा 760 और 100। ठीक है, किस किस के हैं ये टू कैश है, जो सेकेंड है ये है हमारा वेजेस का, और ये है हमारा कैश अकाउंट फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस का। बस, और तो कुछ इसमें आएगा नहीं। ठीक है ना, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो हम देते हैं ना, ये डिस्काउंट जो हम देते हैं हमारे कस्टमर को, ये भी हमारा कहाँ आ जाता है, इस पर। यदि हम इसमें नहीं डालते हैं, कई लोगों ने कई बुक्स में क्या किया है, ब्रांच एक्सपेंसेस में डिस्काउंट नहीं डाला है, तो डिस्काउंट अकाउंट और एक बनाया अलग से। ठीक है, लेकिन हम इसी में डाल देते हैं अब देखिए डिस्काउंट कहाँ से उठा रहे हैं हम, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड से उठाया डिस्काउंट, तो यहाँ आएगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, कितना 200 का डिस्काउंट। ठीक, तो 9 + 760 + 100 + 200, बस और कुछ नहीं बचा यहाँ पर। और ये सारा का सारा बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। मैं फिर से रिपीट करी हूँ, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट वो अकाउंट है जहाँ से आपका नेट प्रॉफिट निकलना है। तो हर चीज़ का बैलेंस जो है, एक्सपेंस का, स्टॉक का, वो सब, स्टॉक रिजर्व का, सबका बैलेंस वहीं जा रहा है। सबका टोटल लगाएंगे हम, ये हो गया 9 और ये 1000 और ये हो गया 9, तो 1960। दिस इज़ द टोटल ऑफ दिस अकाउंट। डबल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, अकाउंट क्लोज हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। अब हमें मेन यहाँ से हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा, कहाँ से, ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से। अब देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ डाली है, उस हिसाब से यहाँ पर आएगी। सबसे पहले हमने जो अकाउंट बनाया था वो हमने बनाया है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दिख रहा है आपको। सबसे पहले यही बनाया था हमने, ब्रांच स्टॉक। ब्रांच स्टॉक का जो बैलेंस था वो तो हमने यहाँ लिया नहीं है उसको, ठीक है, लेकिन ब्रांच का जो ये 50 का स्पॉइल था ये हम लेते हैं यहाँ पर। तो ये हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये स्पॉइल जो है इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ आएगा, तो स्पॉइल जो है वो इज़ ए लॉस, है ना। तो हम यहाँ, चूँकि यहाँ पे कहाँ है, क्रेडिट में, कौन से अकाउंट से आ रहा है, स्टॉक से, तो हम लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 50। ठीक, इसके बाद हम नीचे आए, गुड सप्लाइड। यहाँ हमें कुछ दिख रहा है, कहीं लिखा है ब्रांच एडजस्टमेंट, बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, डेबिट साइड में, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा, कौन से अकाउंट से जा रहा है, गुड सप्लाई से, तो क्रेडिट में डाल दीजिए बाय गुड्स सप्लाई अकाउंट 3600। एक बार और देख लीजिए, कंफ्यूजन हो रहा हो तो कि अमाउंट कहाँ से आया, गुड्स ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 3600। यहाँ था डेबिट में था तो ऑपोजिट क्रेडिट में चला गया। नीचे आए और थर्ड अकाउंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट, देखिए ब्रांच एडजस्टमेंट एक जगह, ब्रांच एडजस्टमेंट दूसरी जगह, इन दोनों के इफेक्ट डालना है। कौन सा अकाउंट से आ रहा है, स्टॉक रिजर्व से,
इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में ले जा रही हूँ मैं, क्या लिख रही हूँ? स्टॉक रिजर्व अकाउंट 800। फिर स्टॉक रिजर्व पे ध्यान दीजिए, ब्रांच एडजस्टमेंट 210, तो ये कहाँ आ गया बेटा? टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट 210। ठीक हो गया, ये अकाउंट का इफेक्ट भी खत्म। ठीक है, अब हम देखें, हमने ये ऊपर बनाया है कौन सा? डेटर्स अकाउंट। इसमें तो कहीं ब्रांच एडजस्टमेंट की कोई रोल ही नहीं था, ये तो क्लोजिंग डेटर्स के लिए बनाया था। अब हम नीचे आए ब्रांच एक्सपेंसेस पे। ब्रांच एक्सपेंसेस में फिर एक चीज़ के आगे लिखा है ब्रांच एडजस्टमेंट। ये किधर है? क्रेडिट में। किधर आएगा बेटा? डेबिट में। कौन से अकाउंट से? ब्रांच एक्सपेंस से। लिख दीजिए। कितना आया बेटा? ये 1960। ठीक, बस सारे अकाउंट ही खत्म हो गए, तो लास्ट ही अकाउंट था। ठीक है, इसके पहले का भी ले लिया। अब बस हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। 3600 प्लस 18, ये हो गया 4 और 4, ये हो गया 4400। 4400 में से ये आपने 1960 260, तो ये आ गया आपका सरप्लस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट 2180, और टोटल जो है नीचे लिख दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी नीचे आ गया है ये। ठीक है, सो दिस इज द टोटल एंड दिस इज द नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। इसी को निकालने के लिए हमने इतनी मेहनत की। ठीक है, सो दिस इज द नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलेगा। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट का टोटल जो है वो ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा। जब प्रॉफिट निकालने जाएंगे तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर डेटर्स अकाउंट का यूज़ सिर्फ मिसिंग अमाउंट के लिए होता है, इसका ब्रांच एडजस्टमेंट में कोई इफेक्ट नहीं जाता। ठीक है, फिर हम आते हैं स्टॉक रिजर्व। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का जो हमने निकाला था अमाउंट प्रॉफिट का, वो हम ब्रांच एडजस्टमेंट में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इफेक्ट नहीं गया है, क्योंकि जो हमने स्टॉक अकाउंट बनाया है उस पर ये इनवॉइस पे ही हमारे पड़े हुए हैं। ठीक है, उसका इफेक्ट हमने अपने ब्रांच एडजस्टमेंट पे डाल दिया था, ये 210 और 800। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं गुड सप्लाई टू ब्रांच। गुड सप्लाई टू ब्रांच में ये हमने ऑलरेडी प्रॉफिट का अमाउंट निकाल के रखा हुआ था। ठीक है, ये प्रॉफिट का अमाउंट एक्चुअली 19 और 1 के इफेक्ट का था, तो ये भी आना चाहिए था, ये भी आ गया यहाँ पर। और हमारा जो फर्स्ट अकाउंट था स्टॉक का जो हमने बनाया था, इसमें हमारा जो गुड्स स्पॉइल्ड हुआ था उसका इफेक्ट भी हमें यहाँ डालना है, क्योंकि एक तरह का लॉस ही है वो आपका। ठीक है, तो ये भी आपने डाल दिया। अब हमने निकाल लिया 2180 आपका प्रॉफिट। अब देखिए, इसी चीज़ को हम बनाते आ रहे हैं शुरू से, है ना, कोई नई बात नहीं है। देखिए, अब इसी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है सिंपल ब्रांच अकाउंट में। अब एकदम स्पीड में देख लीजिए, हमारा ब्रांच अकाउंट बिल्कुल वैसे जैसे हम इनवॉइस मेथड से करते थे। 4000 का ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स का बैलेंस, गुड सप्लाई टू ब्रांच, जितने हमारे कैश एक्सपेंसेस हुए वो सब हम लिखते थे हमारे ब्रांच अकाउंट के फॉर्मेट में। यहाँ तक तो इजी है। फिर हम यहाँ क्या लिखते थे? कैश सेल्स और कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, दोनों का टोटल ये यहाँ आ गया था। गुड्स सप्लाई टू हेड ऑफिस, ये रिटर्न है, ये क्या है हमारी रिटर्न जो हमने गुड्स करी थी ब्रांच से हेड ऑफिस को 1000, ये है। फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो हमने फाइंड आउट किया था, हमारे क्लोजिंग डेटर्स जो हमने डेटर्स अकाउंट से फाइंड आउट किए थे। अब हम जब इकट्ठा ऐसा ब्रांच बनाते हैं तो ये जो हमारे स्टॉक के आइटम्स हैं इसका प्रॉफिट हम इधर दिखाते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट 800, ये 19000 का प्रॉफिट 3800। देखिए, मैंने नीचे वर्किंग भी किया हुए थे, आपको लग रहा है। ये 4000 का प्रॉफिट अलग किया, ये 19 का प्रॉफिट अलग किया और इसको ऑपोजिट डाल दिया। ठीक है, अब इधर क्या क्या स्टॉक के आइटम है? ये 1000 है और ये क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, यहाँ नीचे देखिए प्रॉफिट अमाउंट 1050 क्लोजिंग स्टॉक से 210 का प्रॉफिट अलग किया,
1000 के गुड्स रिटर्न से प्रॉफिट का अमाउंट अलग किया। अब ये दोनों चूंकि हमारे कहाँ हैं बेटा, क्रेडिट में है, तो इन दोनों के ऑपोजिट डेबिट में आ गया, ये 210 और ये 200 डिफरेंस इन द वैल्यू। अब इन सबको जब हमने प्लस माइनस किया तो हमें सेम प्रॉफिट मिला जो अभी हमने ये ब्रांच एडजस्टमेंट बना के निकाला था। देखिए प्रॉफिट्स आर सेम 2180, बस फ़र्क क्या हुआ, यहाँ पर हमने माइन्यूटली उसको निकाला एक एक सेपरेट अकाउंट बना करके, और फिर हम उसको कहाँ ले गए, एडजस्टमेंट में ले गए, और यहाँ से हमने नेट प्रॉफिट निकाला, और यहाँ पर हमने एक सिंगल ही अकाउंट बनाया और उससे सेम मेथड से प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, आई होप इतना लास्ट तक देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। थैंक यू बेटा।